मैं डॉक्टर प्रणव मिश्र इग्नू के स्वयं प्रभा चैनल में राष्ट्रीय काव्य धारा में आज हम के अंतर्गत 3 इकाइयों का अध्ययन करेंगे। आधुनिक युग की भूमिका। आधुनिक युग की भूमिका। इकाई 2 आधुनिक युग की परिस्थितियां। इकाई 3 आधुनिक युग का वैचारिक आधार। इस पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम राष्ट्रीय काव्य धारा से तात्पर्य क्या है। प्राचीन काल से लेकर आज तक हिंदी साहित्य की परंपरा सुदीर्घ एवं दैदीप्यमान रही है। भारतीय साहित्यकारों ने सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय आदि अनेकानेक विषयों से संबंधित लेखन कर के मनोरंजन के साथ साथ समाज प्रबोधन का कार्य किया है। राष्ट्र की मूल भावना कल्पना मनुष्य की उदात्त भावना से प्रेरित है। पारस्परिक सहयोग एवं सह अस्तित्व की भावना से राष्ट्र की अवधारणा साकार हुई। राष्ट्रीय भावना मानव जाति के विकास के लिए वरदान स्वरूप है। ये मानव धर्म है। भावनात्मक, संवेगात्मक और प्रेरणामूलक होने के कारण यह सामूहिक प्रगति एवं पारस्परिक सहयोग के लिए अत्यंत जरूरी है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का साहित्य से गहरा संबंध रहा है। विभिन्न साहित्यकारों, पत्रकारों और संपादकों ने अपनी लेखनी के माध्यम से स्वतंत्रता की आकांक्षा को स्वर दिया। साहित्य प्रारंभ से ही स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व निछावर करने वाले क्रांतिवीरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा। उनकी प्रेरणा के लिए अपनी लेखनी चलाता रहा है। उनके अभियानों का जयघोष करता रहा तथा उनकी कीर्ति और समर्पण के विजयगान को उद्घोषित करता रहा। ब्रिटिश उपनिवेश का विरोध, पराधीनता से मुक्ति, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विस्तार और राष्ट्र जागरण तत्कालीन साहित्य की केंद्रीय चिंता के रूप में स्थापित हुए। हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों ने अपनी रचनात्मकता के माध्यम से राष्ट्र जागरण के इस अभियान में अपना अमूल्य योगदान दिया। स्वाधीनता के पश्चात भी राष्ट्रीय चेतना के प्रसार और राष्ट्रीयता की भावना के जागरण हेतु यह काव्यधारा सतत प्रवाहित रही। हिंदी भाषा की राष्ट्रीय काव्यधारा के समस्त कवियों ने अपने काव्य में देश प्रेम और स्वतंत्रता की उत्कट भावना की अभिव्यक्ति की। राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रणेता माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाओं में, चाहे वो हिमकिरीटनी हो, हिमतिरंगिणी हो, माता, युगचरण, समर्पण, इन कृतियों के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय भावधारा से आम जन को अवगत कराया है। आधुनिक युग का आरंभ 19वीं शताब्दी के नवजागरण से हुआ। राष्ट्रीयता को एक नया अर्थ इसी समय मिला। राजनीतिक स्वाधीनता के लिए संघर्ष सामाजिक न्याय और समता के संघर्ष से जुड़ा था। आधुनिक युग को व्यापकता और पूर्णता तभी मिली 20वीं सदी के लंबे ऐतिहासिक संघर्ष के साथ साथ जब उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरोध की गति तेज हुई। समाजवाद उज्जवल भविष्य का प्रतीक बना। आज के अध्ययन में हम आधुनिक युग के सीमांकन पर विचार करेंगे, क्योंकि आधुनिक युग का जो आरंभ है सभी देशों और भाषाओं के साहित्य में एक ही निश्चित समय पर नहीं हुआ। यूरोप के आधुनिक युग से हमारा आधुनिक युग भिन्न है। भारतीय साहित्य के संदर्भ में आधुनिक युग की पहचान ही बनी नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष के साथ। भारतीय साहित्य में आधुनिक युग आया तो उसके पीछे मुक्ति की व्यापक आकांक्षा प्रबल थी। स्वाधीनता संघर्ष की चेतना के लिए सामाजिक सांस्कृतिक सुधार के आंदोलन उस समय प्रोत्साहन दे रहे थे। स्त्री पुरुष की समानता के लिए संघर्ष इसी स्वाधीनता संघर्ष का हिस्सा था। इसलिए आधुनिक युग के भारतीय साहित्य में प्रकृति के प्रति, मानव संबंधों के प्रति, जीवन के प्रति नया रुख दिखाई देता है। तो वो केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति के रूप में महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि राजनीतिक सामाजिक संदर्भ के कारण भी महत्वपूर्ण है। इससे कटकर साहित्य सृजन असंभव हो जाता है। आधुनिक युग के विकास की प्रक्रिया में गद्य के उदय पर ध्यान देना चाहिए, जो प्रेस की स्थापना के बगैर असंभव था। ये तो स्पष्ट है, गद्य के आने के साथ ही नई साहित्यिक शैलियां भी
नहीं चल पड़ी। वैज्ञानिक विचार चेतना का व्यापक प्रसार संभव हुआ। अब हम बताएंगे आधुनिक युग का महत्व। आधुनिक युग के महत्व को समझने से पूर्व हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि भारत में आधुनिक युग की शुरुआत कब से हुई और क्यों हुई। ये भी जानना आवश्यक है इस युग की विशिष्टता क्या है। यूरोप के संदर्भ में आधुनिक युग का आरंभ 15वीं शताब्दी से माना जाता है, पर यह धारणा दुनिया के हर क्षेत्र या देश पर लागू नहीं की जा सकती। यूरोप के आधुनिक युग से हमारा आधुनिक युग भिन्न है। यूरोप की आधुनिक चेतना ने औद्योगिक पूंजीवाद से महाजनी पूंजीवाद तक की यात्रा करते हुए अपना स्वरूप विकसित किया। भारत के संदर्भ में आधुनिक युग से अब तक के जटिल विकास में सामंतवाद के अवशेष बचे रहे। 15वीं-17वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी यूरोप के कुछ आधुनिक देशों में उदय की संभावना उभरने लगी थी। नवजागरण, सुधार के प्रयत्न, आधुनिक विज्ञान का उदय, सामंतवाद का विघटन, उपनिवेशीकरण, औद्योगिक क्रांति, प्रायः जहां भी जिस रूप में आधुनिक युग का उदय हुआ उसके कुछ लक्षण यही थे। 1779 में फ्रांस की राज्य क्रांति के साथ साथ स्वतंत्रता, समानता, नागरिक अधिकार जैसी अवधारणाएं विकसित हुई जो आगे भी आधुनिकता की चेतना के उपादानों के रूप में जानी गई। भारतीय साहित्य में आधुनिक युग की पहचान राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष और नवजागरण की चेतना के साथ संभव हुआ। 19वीं शताब्दी के आरंभ में जब अंग्रेजों ने भारत में पैर जमाने शुरू किए, आधुनिक शिक्षा का प्रचलन आरंभ हुआ। उसके साथ साथ यहाँ के शिक्षित वर्ग में एक नई चेतना का उदय हुआ जो राष्ट्रीय भावना, समाज सुधार और सामंतवाद विरोधी चेतना के रूप में उभर कर सामने आई। 20वीं शताब्दी तक आते आते इसके प्रति उपनिवेशीकरण तथा साम्राज्यवाद का विरोध की चेतना जुड़ गई। आज 19वीं शताब्दी के नवजागरण के दौरान राष्ट्रीयता की अपनी अवधारणा विकसित करने का प्रयास दिखाई देता है। ये भारतीयता की अपनी पहचान निश्चित करने वाला दौर था। मैथिलीचरण गुप्त जी जब प्रश्न पूछते हैं हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, ये आधुनिक युग की आरंभिक उलझन बनी हुई थी कि हमारा अतीनोन्मुखता, वर्तमान की चिंता और भविष्य की कल्पना के बीच क्या ठीक ठाक रिश्ता है। एक और अतीत पर जोर देते हुए वैदिक युग की वापसी की बात की जा रही है, तो दूसरी ओर अतीत को पूरी तरह से छोड़कर पश्चिम के अनुगमन को आदर्श बनाया जा रहा है। 19वीं शताब्दी के अंत में आते आते हम अतीत और वर्तमान के बीच एक सही वस्तुपरक संतुलित दृष्टिकोण विकसित कर सकें जो विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के माध्यम से समाज में सामने आया। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नजरुल, जोश मलिहाबादी आदि ने इस दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी इसी दृष्टिकोण के बढ़ते प्रभाव का परिणाम थी। 20वीं शताब्दी का आरंभ जो आरंभिक इतिहास है वो दो महायुद्धों का इतिहास है जिसका मनुष्य की संवेदना, संबंध भावना और मूल भावना पर व्यापक असर पड़ा। भारत का स्वाधीनता संघर्ष, नवजागरण, सुधार के प्रयत्न, बौद्धिक दृष्टि का विकास, विश्व दृष्टि या विश्व भावना का विकास इसी युग की विशेषता देने वाले प्रमुख तत्व। क्लासिक या शास्त्रीय युग की तुलना में यह युग साधारण या सामान्य की प्रतिष्ठा का युग है। आधुनिक युग के विकास के क्रम में समाजवाद के विभिन्न रूपों का विकास, समाजवादी आंदोलन का विकास, साधारण जन की प्रतिष्ठा में यथार्थवाद जैसी विचारधाराओं के उदय और विकास में ये सहायक रहा। आधुनिक युग के विकास के क्रम में ये तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि किस तरह यूरोप का वर्चस्व या प्रभाव क्षीण हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अनेक देशों को स्वतंत्रता मिली। कितने ही राजनीतिक परिवर्तन के साथ विश्व साहित्य जैसी पहचान भी बनाता है। आधुनिक भारतीय साहित्य अनेक सामाजिक परिवर्तनों की चेतना के साथ विश्व साहित्य की परिकल्पना से अछूता नहीं है। आधुनिक युग के अनुरूप चेतना का निर्माण जिन परिस्थितियों ने किया उसमें यातायात और संचार साधनों के विकास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। आधुनिक युग की मूल संवेदना
आधुनिक साहित्य जिन अर्थों के साथ आधुनिक हुआ, वे आधुनिक युग की विशेष ऐतिहासिक आवश्यकता का परिणाम थी। जैसे इतिहास दृष्टि, परंपरा का बोध, समग्र जीवन दृष्टि और वैज्ञानिक विवेक। आधुनिक साहित्य जिस नव जागरण और स्वाधीनता संघर्ष के बीच लिखा गया, उसका एक व्यापक अखिल भारतीय संदर्भ था। हिंदी में आधुनिक युग के प्रवर्तक भारतेंद्र हरिश्चंद्र यदि साहित्य की विषय वस्तु में युगांतकारी परिवर्तन कर सके, तो इसलिए उन्हें अपने युग की समस्याओं का आभास था। साधारण जन से उनका गहरा तादात्म्य था। भारत में आधुनिक साहित्य के उदय के पीछे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का व्यापक ऐतिहासिक प्रयत्न है। राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष के अगले चरण में उपनिवेशवाद विरोध का सजग प्रयत्न भी दिखाई देता है। यह प्रयत्न विश्व भर में चल रहे उपनिवेशवाद विरोध की एक कड़ी है। भारत में आधुनिक साहित्य की चेतना का निर्माण करने वाले लेखकों में रवीन्द्रनाथ टैगोर को हम स्वीकार करते हैं कि आधुनिक युग ने हमारे साहित्य को एक और राष्ट्रीय चेतना से, दूसरी ओर एक प्रकार की विश्व दृष्टि से संपन्न किया। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ, मैत्रेयन गुप्त की भारत भारती और हाली का मुसद्दस आधुनिक युग की महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जो राष्ट्रीय चेतना का पक्ष लेती हैं और साम्राज्यवाद का विरोध करती हैं। जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है विश्व इतिहास की झलक और भारत की खोज। ये महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो आधुनिक युग की समस्याओं और चुनौतियों के प्रति हमें संवेदनशील बनाती हैं। राष्ट्रीय भावधारा के भीतर ही एक नई स्वच्छंद चेतना का विकास देखा गया। कवियों में उर्दू के मोहम्मद इकबाल, हिंदी के निराला, बंगला के काजी नजरुल इस्लाम, मराठी की केशवसुत, मलयालम के जी शंकर कुरु, तमिल के सुब्रमण्यम भारती का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आधुनिक भारतीय उपन्यास के इतिहास में ऐसी अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं आती हैं जो राष्ट्रीय अस्मिता जैसे सवाल से टकराती हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर का उपन्यास है गोरा, चटर्जी के उपन्यास जहां सामंतवाद के विरोधों के विरुद्ध हैं और भीतर बाहर के विद्रोह को वाणी देते हैं, वही स्त्री की पीड़ा या करुणा को भी आधुनिक युग के संदर्भ में मूर्त करते हैं। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि, गोदान, ताराशंकर बंद्योपाध्याय, गणदेवता, विभूतिभूषण बंद्योपाध्याय, पाथेर, पंचाली, पन्नालाल पटेल, ममेला जीव, यू आर अनंत मूर्ति, संस्कार और फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल की कृतियों में आधुनिक युग की संवेदना व्यक्त हुई है, जिसे समझने के लिए नव जागरण तथा स्वाधीनता जैसी ऐतिहासिक परिस्थितियों की को याद करना जरूरी है। आधुनिक युग राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक संदर्भ। राजनीतिक संदर्भ की बात की जाए तो औद्योगिक क्रांति ने जहां यूरोप में पूंजीवादी लोकतंत्र की नींव डाली, उसे मजबूत किया, वहीं अपने उद्योगों की जरूरतों के चलते नए बाजार की खोज में यूरोप ने कई देशों जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों को अपना उपनिवेश बना दिया। लेकिन पूंजीवाद के साथ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो नए आदर्श स्थापित किए, उसकी हवा आधुनिक शिक्षा के साथ इन देशों में भी पहुंची। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से पहले विश्व युद्ध 1914 तक यूरोप का प्रभुत्व बना रहा। धीरे धीरे इसका प्रभाव कम हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान मुख्य शक्ति रूप में उभर कर आए। युद्ध खत्म होते ही रूसी क्रांति हो गई। उधर साम्राज्यवादी ताकतों के बीच संघर्ष तेज हो रहा था। अनुभव किया जा रहा था कि पूंजीवादी व्यवस्था का अंत मनुष्य के हित में है। उस समय पूरे दुनिया में रंग भेद, काले गोरे के दमन की प्रक्रिया शुरू हुई। दुनिया के कई राज्यों में स्त्रियां मताधिकार से वंचित रहीं। भारत में स्वाधीनता आंदोलन के उदय के साथ एशिया के दूसरे देशों में भी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की लहर उठी। अब हम इस सांस्कृतिक संदर्भ की बात करें कि आधुनिक युग में सांस्कृतिक संदर्भ क्या है, तो भारत में नव जागरण का आरंभ 19वीं शताब्दी में हुआ, जब यूरोपीय वैज्ञानिक सांस्कृतिक और भारतीय धार्मिक संस्कृति में टकराव हुआ। भारतीय नव जागरण के केंद्र में एक समग्र मनुष्य की कल्पना थी, जिसका आरंभ राजा राम मोहन राय के विचारों में और उसकी परिणत महात्मा गांधी के जीवन दर्शन में दिखाई देती है। आगे चलकर देवेंद्रनाथ ठाकुर,
केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से विधवा विवाह का प्रचलन आरंभ हुआ और स्त्री शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज खोले गए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, जिससे नवजागरण की प्रक्रिया तेज हुई। वे भी जाति संकीर्णता के विरुद्ध थे और स्त्री शिक्षा के पक्ष में थे। वे सभी धर्मों की मूलभूत एकता के लिए अपने विचारों से एक नई जमीन तैयार कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण के संदेश को यूरोप और अमेरिका तक फैलाया। वे वेदांत दर्शन और हिंदू दर्शन की नई व्याख्या के लिए भारत की एक नई खोज के लिए प्रसिद्ध हुए। 1873 में एनी बेसेंट भारत आई और उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए कार्य करते हुए जातिवाद जैसी संकीर्णताओं के विरुद्ध वातावरण बनाया। 1885 में नवजागरण की चेतना स्वाधीनता संघर्ष की चेतना के साथ घुल मिल चुकी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जब स्थापना हुई उस समय उसका जितना राजनीतिक महत्व है उतना ही सांस्कृतिक महत्व रहा। 18वीं शताब्दी में अंग्रेज व्यापारियों ने जो विश्व बाजार बनाया वो मानवीय स्वाभिमान के लिए चुनौती बना। हिंदी लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1908 में सरस्वती पत्रिका में इस बात की चिंता व्यक्त की और इस बात से अनुमान किया जा सकता है कि भारतीय लेखक आधुनिक युग में मनुष्य मात्र की चिंता के लिए अधिक उद्विग्न थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रहर शर्मा गुलेरी और प्रेमचंद का संघर्ष इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में निम्न वर्ण में जन्म लेकर ज्योतिबा फुले जी ने नवजागरण की प्रक्रिया न सिर्फ तेज की बल्कि नवजागरण की एक दूसरी धारा के प्रवर्तन से प्रभुत्वशाली वर्ग को चुनौती दी। 1839 में उन्हें निम्न जाति के लड़कों के लिए विद्यालय खोला। 1851 में लड़कियों के लिए विद्यालय खोला। आधुनिक युग साहित्यिक संदर्भ की हम बात करें तो 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के आरंभ तक यूरोप ही विश्व साहित्य का केंद्र था। साम्राज्य विस्तार और उपनिवेशवाद निर्माण के क्रम में अफ्रीका, एशिया, अमेरिका के साहित्य के संपर्क में आया। दूसरी ओर पूरे विश्व में आधुनिक युग की महत्वपूर्ण पहचान बनी उपनिवेशवाद विरोध और साम्राज्यवाद विरोध की चेतना। आधुनिक युग की यह महत्वपूर्ण पहचान बनाने में प्रेस की बड़ी महती भूमिका रही। प्रेस की स्थापना और उसके उदय ने सांस्कृतिक जगत की में एक बड़ी घटना। प्रेस को ही साहित्य में आधुनिकता का वाहक कहा गया, जिसके प्रचार के लिए सहायक हैं यातायात और संचार के विकसित साधन। प्रेस ने साहित्य को प्रजातांत्रिक रूप दिया। अब साहित्य के केंद्र में देवता या राजा रानी नहीं रहे बल्कि उनका स्थान साधारण जनता ने ले लिया। प्रेस आया तो गद्य आया और उसके विभिन्न रूप आए, जैसे उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा और अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रसार प्रचार हुआ। शिक्षित जनता के उदय और नवजागरण में उनकी हिस्सेदारी के कारण साहित्य की संवेदना में गुणात्मक परिवर्तन आया। गद्य को अगर निराला ने जीवन संग्राम की भाषा कहा तो उसके व्यापक अर्थ है। विदेशी भाषा के विरुद्ध अपनी भाषा की रक्षा और विकास के संदर्भ में गद्य के उदय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आधुनिक युग का साहित्य आंदोलन और शैली। आधुनिक युग की संवेदना के निर्माण में यूरोपीय उपन्यास की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 19वीं शताब्दी में गद्य की नई विधा के रूप में विकसित उपन्यास ने आधुनिक समाज के यथार्थ चित्रण के लिए बड़ी लोकप्रियता अर्जित की। टॉलस्टॉय के पुनर्जीवन जैसे उपन्यास आधुनिक समाज की आलोचना करते हुए नई चेतना या नए जन्म के मनुष्य के जन्म की संभावना की ओर संकेत करते हैं। कविता में स्वच्छंदतावाद ने एक नई संबंध भावना को जन्म दिया। रविन्द्रनाथ ठाकुर की कृति गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार मिला और वे एशिया में राष्ट्रीय पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति के लिए पहले प्रतिनिधि तथा अग्रणी लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरदचंद्र, फकीर मोहन सेनापति, तक्षी शिवशंकर पिल्ले, रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद आदि के उपन्यासों ने भारतीय समाज के बदलते रूपों को सार्थक झलक दी। स्वच्छंदतावाद, प्रतीकवाद, बिंबवाद, यथार्थवाद वे अनेक आंदोलन हैं जिन्होंने आधुनिक युग की संवेदना विकसित करने के लिए
नई शैलियों का आश्रय लिया। आधुनिक युग की मूल संवेदना की जब हम बात करते हैं तो उस दौर में भारत पर विदेशी आक्रांताओं का शासन था, इसलिए राष्ट्रीयता और स्वाधीनता की भावना का उदय स्वाभाविक था। इसी प्रकार इस सोच ने कि हम गुलाम क्यों बने, हमारे लिए हमारे यहाँ समाज सुधार के आंदोलन की शुरुआत का कारण बना। एक और हमने अतीत की गलत रूढ़ियों और परंपराओं से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न किया, दूसरी ओर हमने अपनी परंपरा के श्रेष्ठ मूल्यों की रक्षा का दायित्व भी ग्रहण किया। यही नवजागरण की भावना थी। भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीन चेतना, विदेशी वस्तु का बहिष्कार, जिसके विरुद्ध भारतीय हरिश्चंद्र ने स्वाधीन चेतना की मांग की, वो उत्तरोत्तर विकसित होती गई। हाल का मुसद्दस भारतेंदु के नाटक में देश में उठती हुई नई जातीय राष्ट्रीयता की भावना को व्यक्त कर रहे थे। प्रसाद के नाटकों में यह स्वाधीन चेतना मौजूद है। इसे निराला मुंशी प्रेमचंद ने भी अपने साहित्य में महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दे रहे थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने आधुनिक होने के प्रयत्न में इस चेतना को अनिवार्य सहयोगी माना। बात करें हम नवजागरण की, तो 19वीं शताब्दी के नवजागरण में हिंदुत्व के आग्रह के सभी रूप एक जैसे नहीं थे। कहीं उदारवाद था, कहीं परंपरा के सार्थक ग्रहण को महत्व देती थी। ये ब्रह्म समाज और विवेकानंद जी इस बात का उल्लेख करते हैं। वहीं वैदिक हिंदुत्व के पोषण पर अतिरिक्त बल आर्य समाज, 19वीं शताब्दी में भारतीय नवजागरण के अग्रदूत राजा ब्रह्मन राय ने अपने समय की सांस्कृतिक चेतना को नवजागरण कह देते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी जी 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन को सच्चे अर्थों में नवजागरण मानते हैं। हिंदी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्तिकालीन आंदोलन को लोक जागरण कहा और 19वीं शताब्दी के जागरण को नवजागरण कहा। आधुनिक युग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मध्ययुगीन मानसिकता से इसने मुक्ति दिलाई, अनेक सामाजिक रूढ़ियों से समाज को मुक्त किया। दूसरा ये पहलू रहा कि नई प्रगतिशील विचारधारा, नई संबंध भावना का उदय हुआ। दलित शोषित के मुक्ति का संघर्ष, स्त्री की मुक्ति के लिए संघर्ष, सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के पक्ष में संघर्ष आधुनिक युग को महत्वपूर्ण बनाते हैं। आधुनिक युग के संदर्भ में ये बात करें तो भारतीय साहित्य की पहचान, आधुनिकता के उदय और विकास में केवल इंग्लैंड और अमेरिका की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं रही, अफ्रीकी एशियाई साहित्य ने भी आधुनिकता की चेतना को नया अर्थ दिया। जहाँ तक एशियाई देशों के साहित्य का सवाल है तो उसकी अंतर्वस्तु प्रायः स्वदेशी ही रही। एशियाई देशों का आधुनिक साहित्य मुक्ति की चेतना से संबंधित है। आधुनिक भारतीय साहित्य एक साथ अपनी आधुनिकता और भारतीयता, आंचलिकता और लोकोन्मुखता और विश्वजनीनता के लिए महत्वपूर्ण है। एक और आधुनिक युग ने भारतीय साहित्य को विश्व चेतना से संपन्न किया, तो दूसरी ओर उसे अपनी जड़ों की खोज के प्रति उत्सुक बनाया। अब हम इकाई 2 के अंतर्गत आधुनिक युगीन परिस्थितियां, इस पर चर्चा करेंगे। किसी देश के इतिहास का उसके साहित्य पर अत्यंत गहरा प्रभाव रहता है। जब तक हम उस राष्ट्र के इतिहास की विभिन्न परिस्थितियां, प्रवृत्तियां, परिवर्तन की गति को भली भांति नहीं समझ लेते, तब तक उस देश या राष्ट्र के साहित्य के स्वरूप को हम ठीक तरह से समझ नहीं सकते, क्योंकि साहित्य उस राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि परिस्थितियों से प्रभावित होता है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों से भी अधिक लंबे इतिहास में आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ 19वीं शताब्दी का मध्य अपने पूर्ववर्ती हिंदी साहित्य के वर्ण विषय, रूप, विधा आदि से भिन्न है। उसमें परिवर्तन की गति भी पूर्ववर्ती साहित्य की गति की अपेक्षा अधिक रही है। साहित्य का निरंतर गतिशील भावधारा और विचारधारा है, जो प्राचीन परंपराओं से जुड़ी होकर भी नए युग की विभिन्न परिस्थितियों में आगे बढ़ती है। आज हम उन्हीं आधुनिक युगीन परिस्थितियों को भी समझने का प्रयास करेंगे। वास्तव में आधुनिक शब्द सापेक्षिक है। आज जो आधुनिक है वही 100-200 वर्ष के कालांतर में पुराना हो गया, किंतु साहित्य इतिहास के कालों के अनुक्रम में अंतिम कालखंड को सदा ही आधुनिक कालखंड कहा जाता है।
और जब तक किसी नए मोड़ या परिवर्तन का आभास नहीं होता, वो इसी नाम से पुकारा जाता है। आधुनिक शब्द जहाँ काल सापेक्षता को व्यक्त करता है, वहीं ये नवीनता, वैज्ञानिक दृष्टि, बौद्धिकता और तर्क वितर्क की प्रवृत्ति का भी सूचक है। आज जीवन और साहित्य में आधुनिकता से यही तात्पर्य है। आधुनिक युग, स्वरूप एवं स्थिति। आधुनिक शब्द समय सापेक्ष है। इसकी चर्चा पहले भी की गई है। क्या आज का आधुनिक सदैव आधुनिक रह सकता है? संभवतः 200 वर्ष बाद क्या ये आधुनिक न रहे? इस अर्थ सीमा को किसी भी संदर्भ अथवा परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। आदिकालीन साहित्य में श्रृंगार, वीर, भक्ति, नीति तथा लौकिक साहित्य की प्रवृत्तियां प्रधान रही, तो भक्ति काल में भक्ति के निर्गुण सगुण पक्षों का वर्णन विवेचन होता रहा। रीति काल में श्रृंगारिकता, रूढ़िवादिता तथा शास्त्रीयता के समृद्ध एक विशेष प्रकार के साहित्य ने एक रसता और अरुचि पैदा की। इन तीन युगों की यात्रा का परिवर्तन, संवर्धित स्वरूप तब सामने आया जब एक नवीन ऐतिहासिक प्रक्रिया प्रारंभ हुई और आधुनिक गत्यात्मकता का संचार होने लगा। यह आधुनिक तथा नवीन दृष्टिकोण कला और साहित्य में भी इसलिए अभिव्यक्त हुआ क्योंकि इस युग में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में तथा राजनैतिक एवं धार्मिक परिसर में इसका प्रादुर्भाव हो चुका था। साहित्य मानव जाति के सुख दुख, आचार विचार तथा दृष्टिकोण से जुड़ा है। परिणामतः एक नई चेतना आई जिसे आधुनिक युग के नाम से जाना जाता है। यह चेतना जीव, समाज और सामाजिकता के विविध पक्षों में देखी जा सकती है। आधुनिक लेखकों, दार्शनिकों, चिंतकों, विचारकों, धार्मिक व्याख्याताओं ने मानव चिंतनधारा को शुद्ध मानवीय धरातल पर स्थिर किया। आधुनिक युग की पृष्ठभूमि में अनेक परिवर्तन आधुनिकता के कारण बने। इन कारणों ने ही इस युग को विगत 3 युगों की चेतना से पूर्णतः भिन्न एवं सामयिक प्रासंगिक चेतना प्रदान की। रीतिकाल के उत्कर्ष के बाद जिस नए युग का आरंभ हो रहा था, उसके संकेत अंग्रेजों की नई आर्थिक नीति, औद्योगिक क्रांति, संचार व्यवस्था और मुद्रणालयों के प्रचार प्रसार से मिलने लगते हैं। एक रास्ता और स्थिरता से निकलकर देश अब गत्यात्मकता का अनुभव करने लगा था। परंपराएं टूटने लगी थी तथा रूढ़ियों का विरोध पनपने लगा था। सामाजिक जीवन शैली में नवीनता दिखाई देने लगी थी। इन बदली परिस्थितियों में पुनर्जागरण का जन्म हुआ। अंग्रेज प्रशासकों और ईसाई मिशनरियों के आक्रामक रूप के कारण भारतीय धर्म और संस्कृति से संबंध धर्म सुधारकों ने धर्म को नई परिभाषा तथा नए प्रारूप में ढालना प्रारंभ किया। अंधविश्वासों का स्थान अब तर्क ने तथा वैज्ञानिक दृष्टि ने ले लिया था। परिणामतः धर्म समाज सुधार से जुड़ता चला गया। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा उन्मूलन के लिए धर्मशास्त्रों का सहारा लिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पौराणिक ग्रंथों को प्रमाण बनाकर जन सामान्य का ध्यानाकर्षण किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सामाजिक सुधार के लिए वेदों की गवाही से अपने मतों को पुष्ट और स्थापित किया। तर्क और प्रमाण के ये शास्त्र अतीत में गौरव को जगाने में सफल हुए तथा रूढ़ियों, अंधविश्वासों को तर्क की तलवार से काट फेंकने में सहायक हुए। परिणामतः देशवासियों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागा। इसी चेतना ने पश्चिम चुनौती का सामना करने और स्वतंत्रता हासिल करने की मांग को स्वर प्रदान किया। अतः धर्म सुधार और राष्ट्रीयता की दूरी कम होने लगी। लोगों ने परंपरा के अंधेरों का विरोध किया और उसके प्रकाश का वर्णन करने की सोच पैदा की। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली तथा देश विदेश के ज्ञान विज्ञान का परिचय हासिल कर शिक्षार्थियों ने बहुमुखी विकास का उद्देश्य उनमें अब मुखर होने लगा था। छुआछूत, जाति प्रथा, स्त्री से पुरुष में भेदभाव का विरोध, समानता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चेतना, वैज्ञानिकता का ग्रहण तथा नवीन मानववाद के आविर्भाव का समर्थन आदि प्रसंगों से आधुनिक युग की इस पृष्ठभूमि को समझा जा सकता है। आर्य समाज
रामकृष्ण परमहंस, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज आदि संस्थाओं के प्रयासों से पुराने धर्म को नए समाज के अनुरूप ढालने की प्रक्रिया को देखा जा सकता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का आरंभ कब से माना जाए, इस विषय में विद्वानों में भिन्न भिन्न मत है। संभवतः इसका प्रारंभ संवत 1900 अर्थात 1843 से माना जाता है। कुछ विद्वानों ने सन 1857 से नवीन सामाजिक राजनीतिक चेतना के प्रादुर्भाव का संदर्भ जोड़ते हुए यहीं से आधुनिक युग का प्रारंभ माना है। आधुनिक भारत की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि जब अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक हितों को राजनैतिक हितों में बदल दिया। इस दृष्टि से सन 1857 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों ने इन दोनों युद्धों में विजय हासिल करके अपनी भावी राजनीतिक मार्ग को प्रशस्त किया। अब उन्हें चुनौती देने वाला कोई शेष न था। यहीं से भारतीय इतिहास के आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाने लगा। देश की तदयुगीन परिस्थितियों ने साहित्य और सृजन को, रचना और रचनाकार को ऐसे परिवेश से बहुत प्रभावित किया। सन 1800 में कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के अंतर्गत भारतीय साहित्य के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था, पाठ्य पुस्तकों के संपादन, लेखन, प्रकाशन आदि के परिप्रेक्ष्य में इस प्रभाव को सहज ही देखा जा सकता है। यह गद्य युग के प्रचार प्रसार के आधिक्य के कारण इस कालखंड को गद्य युग कहा गया, गद्य युग ही कहा जाने लगा। प्रवृत्ति की दृष्टि से देखें तो आधुनिक काल के अधिकांश साहित्य में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिखाई देता है, जो बौद्धिक धरातल पर देखने को मिलता है। यही आधुनिकता की प्रवृत्ति इस युग के साहित्य को रीतिकाल से पृथक करती है। आधुनिक काल नामकरण की सटीक और सार्थकता का आभास इस बात से भी मिलता है कि इसके अंतर्गत वे सभी अर्थ छवियां विकीर्ण होती जान पड़ती हैं, जिसका संबंध पुनर्जागरण, नवीनता, प्रगतिशीलता, वैज्ञानिकता, बौद्धिकता तथा अस्तित्ववादिता आदि प्रवृत्तियों से माना जाता है। अब आधुनिक युग की परिस्थितियों की बात की जाए तो आधुनिक युग भारत की शासन व्यवस्था के उस युग से प्रारंभ माना जाता है जब मुस्लिमों के हाथ से निकलकर सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली गई। अंग्रेजों के आगमन से भारतीयों के रहन सहन, जीवन यापन, आचार विचार, साहित्य कला, शिक्षा संस्कारों में अनेक परिवर्तन हुए। अंग्रेजों से पूर्व भारतवासी, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसियों ने यहाँ पर व्यापार प्रारंभ किया। जहांगीर के समय आए अंग्रेजों ने मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। राजनीतिक पकड़ मजबूत करते हुए अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को आपस में परस्पर लड़वाया और लाभ उठाते हुए अपना प्रभाव स्थापित किया। इस तरह चाहे वो बक्सर की लड़ाई हो या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो, प्लासी का युद्ध हो, उन लोगों ने इस तरह से शिक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यावसायिक गतिविधियां, सामाजिक नियम, आचार विचार, संहिताएं, नौकरशाही, सांस्कृतिक परिवर्तन, सड़कों, नहरों, रेल तार, डाक सेवा आदि से संबंधित नीतियां सभी पर पश्चिमीकरण की छाप लगती दिखाई पड़ती है। धर्म, समाज, शिक्षा पद्धति, प्रेस, आविष्कार आदि सभी क्षेत्रों में विदेशी प्रभाव छाने लगा, अतः साहित्य पर उसका पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। बहुत से कवियों, साहित्यकारों की अभिव्यक्ति से इसे आगे की इकाई में देखा जा सकता है। अतः यहाँ हम पश्चिमीकरण से आ रही इसी आधुनिकता के कारणों को स्पष्टता जानने समझने के लिए युगीन पृष्ठभूमि पर बात करेंगे। राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी उस समय? भारत में यूरोपीय जातियों के पदार्पण से एक नया परिदृश्य उपस्थित हुआ। व्यापार के लिए इन जातियों का भारत के पश्चिमी तट पर जलियानों द्वारा आगमन 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण में आरंभ हुआ। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा पहला यूरोपीय व्यापारी था जो अफ्रीकी महाद्वीप की परिक्रमा करते हुए 1498 में दक्षिण भारत के केरल प्रदेश में कोचीन, जो कालीकट, वहां आ पहुंचा और उसने वहां पर व्यापार करने की अनुमति मांगी।
अकबर और जहांगीर के समय ईसाई पादरी भी भारत आने लगे और उन्होंने कई बार पुर्तगालियों ने 4 भारतीय समुद्री व्यापारिक जहाज को लूट लिया। जहांगीर की शिथिल नीति थी, उसका लाभ उठाकर ईसाई पादरियों ने लाहौर और आगरा में गिरजाघरों का निर्माण कर लिया। शाहजहां के समय पुर्तगालियों का साहस इतना बढ़ गया कि अकबर और जहांगीर द्वारा दी गई सुविधाओं का दुरुपयोग करते हुए वे भारतीयों को बलपूर्वक ईसाई बना दिया। शाहजहां ने उनका दमन करने का कुछ प्रयास किया, लेकिन भारत में उसके शासनकाल में यूरोपीय जातियों की गतिविधियों में तेजी आती गई। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया और व्यापार के उद्देश्य से अंग्रेजों ने भारत में पदार्पण किया और यहीं से उन लोगों ने यहाँ पर पैर जमाना शुरू कर दिया। औरंगजेब के बाद दिल्ली में केंद्रीय शासन को ठीक ढंग से कोई संभाल न सका और इस अवधि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने विदेशी प्रतिद्वंदियों को समाप्त करने के साथ भारत में केंद्रीय मुगल सत्ता और भारत के विभिन्न प्रदेशों में देसी राजा रानियों, नवाब बेगमों आदि को सत्ता से वंचित कर दिया। इसका प्रभाव ये हुआ कि जो 1857 का स्वाधीनता संग्राम हुआ, उस स्वाधीनता संग्राम को एक सैनिक विद्रोह मात्र माना गया। इसका आरंभ कुछ सिपाहियों के विद्रोह से हुआ, किंतु वास्तव में यह भारतीय जनता की ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त कर स्वाधीनता प्राप्त करने की एक सुनियोजित जन क्रांति थी, जिसमें दिल्ली के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के राजा कुंवर सिंह, अमर सिंह, परम देशभक्त तात्या टोपे आदि ने महान बलिदान करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। किंतु अन्य अनेक कारणों के साथ मुख्य रूप से उसी धरती में जन्मे कुछ कायरों और देशद्रोहियों के कारण अंग्रेजों द्वारा ये क्रांति दबा दी गई। भारतीयों का यह संग्राम थोड़े दिनों के बाद थम गया, किंतु 1857 की ये क्रांति की ज्वाला बुझी नहीं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि में 1857 की क्रांति एक बड़ी प्रेरक शक्ति रही। हिंदी भाषी विशाल क्षेत्र में ये सबसे व्यापक स्वतंत्रता संग्राम सबसे पहले आरंभ हुआ। अंग्रेजों का दमन चक्र लगातार जारी रहा और इस व्यवस्था के विरुद्ध हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में अनेक साहित्यकारों ने इसे उपन्यास, नाटक और कविता का विषय बनाया। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध लोकप्रिय कविता खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इसी स्वाधीनता संग्राम से प्रेरित रही। अंग्रेजों का दमन चक्र लगातार जारी रहा। पंजाब की 3 देसी रियासतों के राजाओं को फांसी दे दिया, बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया और वहीं पर उनका निधन हो गया। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से वीरतापूर्वक लड़ी और अंत में वो भी वीर गति को प्राप्त हुई और इस संग्राम का अंतिम सिपाही जो बच गए रहे वो तात्या टोपे, किंतु अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा करती रही और अंत में अंग्रेजों ने विश्वासघात किया और उनको पकड़ लिया और अंग्रेजों के हवाले कर दिया। इस तरह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का यह अंतिम दीपक भी बुझ गया, किंतु उसकी ज्योति अमर रही और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के मार्ग को आलोकित करती रही। अनेक पत्र पत्रिकाओं में स्वाधीनता के लिए भारतीय जनमानस की, आम जनता की जो अभिव्यक्ति थी वो उनके रचना के माध्यम से दिखाई पड़ती है। बहादुर शाह जफर को अंग्रेज हडसन ने बंदी बना लिया तो उस समय उन्होंने कहा, दमदमे में दम नहीं और अब खैर मांगो जान की, ये जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। इस कटु उक्ति को सुनकर कवि हृदय देशभक्त, स्वाधीनता के लिए बलिदान को उत्सुक बहादुर शाह ने जो उद्गार प्रकट किया वो किसी भी राष्ट्र प्रेमी को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। 1857 की इस महान घटना के बाद अंग्रेजों ने अपने शासन को भारत में और भी सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए।
ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट पारित कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने सरकार को सौंप दिया, इंग्लैंड की सरकार को सौंप दिया। तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 में एक घोषणा पत्र द्वारा भारतीय जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए कूटनीतिक प्रयास किया और 1858 से भारत की राजनीतिक स्थिति में एक नया मोड़ आया। भारतेंदु ने हिंदी में इंग्लैंड की राष्ट्रगीत का यह अनुवाद किया, प्रभु रक्षो दयालु महारानी, बहुदिन जिए प्रजा सुखदानी, हे प्रभु रक्षो श्री महारानी, सब दिन में तिनकी जय होए, रहे प्रसन्न सकल भय खोए। तो इस तरह करके उन्होंने विद्रोह को अपनी कविताओं के माध्यम से इस भावना को व्यक्त किया। अब हम बात करें आर्थिक परिस्थिति की, तो भारत कृषि प्रधान देश है, कृषिजीवी देश रहा। इसकी बहुसंख्यक जनसंख्या ग्रामवासी है। ब्रिटिश शासन के लगभग 200 वर्षों में जनसंख्या के इस अनुपात में अंतर हुआ, ग्रामों की ओर से नगरों में आबादी का संक्रमण हुआ और अंग्रेजी शासन के आरंभ से ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात और भी अधिक था। भारत में ग्राम आर्थिक रूप में स्वावलंबी और अपने आप में पूर्ण आर्थिक इकाई थी। वे शताब्दियों से उसी स्थिर अपरिवर्तित रूप से चले आ रहे थे। कृषक लोग अन्न उपजाते और ग्राम की अन्न समस्या का समाधान करते। कुम्हार, बढ़ई, लोहार, नाई, धोबी, तेली अपने अपने व्यवसाय से विनिमय द्वारा पारस्परिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। इस तरह भारतीय नगर भी स्वतः पूर्ण आर्थिक इकाई थे। किसी भी देश में नगरों को प्रायः 3 श्रेणियों में बांटा गया: राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर, व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर और धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर। भारत में भी नगरों की स्थिति यही रही कि जहां ग्रामों में दैनिक उपभोग की सामान्य वस्तुओं का उत्पादन होता, वहीं नगरों में सौंदर्य प्रधान बहुमूल्य वस्तुओं का निर्माण होता था। प्रारंभ में यहाँ पर नील, लाख, चीनी, सूती कपड़े व्यापार का केंद्र थे। मिर्च, मसाले, रेशम, रेशमी कपड़ों का व्यापार आरंभ हुआ। विदेशी व्यापारियों ने इस देश को अपना हाट बाजार बनाया और यहाँ उन उद्योग धंधे और हस्तशिल्प को नष्ट भ्रष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संयोगवश जो उद्योग धंधे बच गए, वे धीरे धीरे नई सामाजिक व्यवस्था में दम तोड़ गए। अपने स्वार्थों के लिए इस देश को लूटते और उसके वाणिज्य व्यापार को नष्ट करते देख भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ब्रिटिश सरकार के विरोध में कवि वचन सुधा के मार्च के अंक 1874 में तीखी टिप्पणी करते हैं और 1884 में उनकी नवोदिता हरिश्चंद्र चंद्रिका में नए जमाने की मुकरी में अंग्रेजों की कूटनीतिक और शोषण को लक्ष्य करके उन्होंने कहा है: भीतर भीतर सब रस चूसें, हंसी हंस के तन मन धन मूसें, जाहिर वातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीन लेखकों ने अनेक साह इसी विदेशी आर्थिक शोषण, करों के असहनीय भार, जनता की समस्याओं की घोर अपेक्षा से पड़ने वाले अकालों और महामारियों आदि का उल्लेख किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटक के माध्यम से भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो शोषण और अत्याचार हो रहे थे, उसको उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया। रो सब मिलके आओ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। इस तरह अंग्रेजों ने धीरे धीरे हमारे देश को खोखला किया। डॉक्टर नगेंद्र का यह मत सुविचारित है कि बहुत से शहरी उद्योगों को अंग्रेजों की कृपा से काल कवलित हो गए। पुरानी अर्थव्यवस्था के स्थान पर जिस नई अर्थव्यवस्था को लागू किया, उससे अनजाने ही ऐतिहासिक विकास की अनिवार्य प्रक्रिया के फलस्वरूप भारतीय समाज विकास की ओर अग्रसर हुआ। गांव की जड़ता टूटी, गांव दूसरे गांव और शहर के संपर्क में आने के लिए बाध्य हुआ। घेरे में बंधी हुई अर्थव्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी हो चली। जो देश हमारा धार्मिक एकता में बंधा था, वो राष्ट्रीय एकता के प्रति भी जागरूक होने लगा। दूसरी ओर जाति प्रथा आर्थिक वर्गों में बदलने लगी। उच्च वर्ग और श्रमिक वर्ग के अतिरिक्त एक नए वर्ग का उदय हुआ। अब इसके अंतर्गत इस इकाई में हम सामाजिक परिस्थिति की सामान्य संक्षेप में बात करेंगे कि ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय समाज का जो रूप था, वो हजारों वर्षों की अपनी समन्वय प्रधान संस्कृति से प्राप्त था। प्राचीन भारतीय साहित्य से पता चलता है कि
कि भारत ने अपने उदार चिंतन से किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, टंक, यवन, खस, पारसी का आदि जातियों को आत्मसात कर लिया। ईसाई धर्मावलंबी पाश्चात्य जातियां आधुनिक विज्ञान और उसके उपकरण लेकर भारत में आए। उनकी भाषा भी भौतिक ज्ञान, भौतिक समृद्धि का आकर्षक वाहक बनकर इस समाज के सामने खड़ी हुई। यह धर्म और आध्यात्मिक प्रधान भारतीय समाज के लिए नितांत नया अनुभव था। एक नया झटका मानो इस शांत, स्थिर और सनई सनई गतिशील समाज को लगा, जिसने इसके चिंतन और जीव पद्धति को काफी व्यापकता और गहराई से प्रभावित किया। विलियम बेंटिंग के दो सदस्यों विल्सन और मैकाले ने भारतीय समाज को शिक्षित करने के माध्यम और पाठ्य सामग्री के संबंध में मतभेद था। विल्सन संस्कृत और भारतीय भाषाओं के माध्यम और पाठ्य सामग्री का पक्षधर था। मैकाले का आगमन 1834 में होता है। वो अंग्रेजी भाषा के माध्यम और अंग्रेजी साहित्य का समर्थक था। अंततोगत्वा मैकाले की दूरदर्शी कूटनीति सफल हुई और उसने अंग्रेजी साहित्य को यहाँ प्रचारित प्रसारित किया। ब्रिटिश सरकार को अपना सारा कामकाज चलाने के लिए सस्ते क्लर्कों की जरूरत थी, अतः उसने भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देना, कंपनी में छोटी मोटी नौकरी देना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों की इस शिक्षा नीति का उद्देश्य यही था कि अंग्रेजी शिक्षा से भारतीय जनता अंग्रेजी वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए अभ्यस्त हो जाए, जिससे अंग्रेजी माल इस देश में अधिक खपने लगे। अंग्रेज अपने इस उद्देश्य में पूर्णतः सफल हुए। अंग्रेजों ने यह नीति अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपनाई, किंतु इस पाश्चात्य शिक्षा से अनेक भारतीय मनुष्यों में उल्टे अपने प्राचीन साहित्य, ज्ञान परंपरा, विज्ञान के प्रति उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हुई। अब धार्मिक परिस्थिति की हम बात करेंगे। अंग्रेजी शासन का आधिपत्य भारत में धर्म के ह्रास का कारण बना। अंग्रेजों के साथ ईसाई मिशनरी भी भारत आए, अतः सनातन धर्म, हिंदू, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, सिख धर्म आदि के साथ साथ ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाए। लेकिन ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विचारधाराओं ने आधुनिक साहित्य एवं भाषा को पर्याप्त प्रभावित किया और इसके प्रभाव से ईसाई या मुसलमान बने, अनेक भारतीय बने, किंतु हिंदू धर्मावलंबी पुनः उन्हें हिंदू धर्म में वापस लौट आए। अब हम बात करेंगे इकाई 3 की, आधुनिक युग का वैचारिक आधार। इसकी भूमिका में हम बात करें, भारत में अंग्रेजी शासन एक महत्वपूर्ण घटना है। भारत के सामाजिक जीवन में आधुनिक काल में जो चेतना आई उसका आंग्ल भारतीय संपर्क है। हिंदी साहित्य ने पुरानी रूढ़ काव्य परंपराओं से कुछ मुक्ति पाकर ऐसे क्षेत्र में प्रवेश किया जो नए जीवन की संघर्षपूर्ण हलचलों से भरा है। प्रथम बार वो मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख के साथ जुड़ा है। इसे भारतीय युग कहा गया। आधुनिक जीवन चेतना की अभिव्यक्ति का माध्यम खड़ी बोली बनी। किसी भी साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास हुआ करता है। अभिरुचियों एवं संवेदनाओं के परिवर्तन का सीधा संबंध चिंतनात्मक और आर्थिक परिवर्तन से होता है। आधुनिक काल की वर्तमान प्रक्रिया को समझने के लिए उन समस्त कारणों का विवेचन आवश्यक है जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के फलस्वरूप प्रादुर्भूत हुए। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि की हम बात करें कि 1857 से हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत मानते रहे हैं, किंतु ये भी सत्य है कि इस आधुनिकता का बीज वपन सन 1857 से लगभग 70-80 पूर्व देखा जा सकता है। यह काल था ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हरा दिया। अंग्रेजों की नीतियों से असंतुष्ट होकर देसी राजाओं, सिपाहियों, किसानों ने एकजुट होकर 1857 में व्यापक स्तर पर विद्रोह किया। अतः ब्रिटिश पूंजीवादी साम्राज्यवाद से टकराहट प्रारंभ हो चुकी थी। भारत जब ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बना तब अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक, शैक्षणिक तथा प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन किया। आधुनिक जीवन चेतना ने साहित्य को मनुष्य जीवन के सुख दुख से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। परिणामतः जीवन चेतना की ये चिंगारियां गद्य और पद्य दोनों में उठने लगी। नया युग
अपनी इस नई अभिव्यक्ति के लिए नई भाषा खोज रहा था। परिणामतः खड़ी बोली का आगमन हुआ और उसी की आधुनिक विचारधारा को वहन कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ब्रज भाषा का स्थान खड़ी बोली में लिया। नया आर्थिक ढांचा। अंग्रेजी शासन से पूर्व भारत के गांवों का आर्थिक ढांचा प्रायः अपरिवर्तनशील तथा स्थिर था। गांव की जमीन पर सबका समान अधिकार होता था। किसान खेती करता था और गांव और नगर अपनी अपनी इकाइयों में पूर्णतः एक दूसरे से असंबद्ध थे। भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो आर्थिक ढांचे में परिवर्तन आया उसमें भी उन्हीं का नाम था। उन्होंने गांव की आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन किया। गांव की जमीन का बंदोबस्त करके उन्होंने गांव के लोगों को दो वर्गों में, जमींदार और किसान वर्ग में विभाजित कर दिया। किसान मेहनत करता था, जमींदार लगान, नजराना, जुर्माना आदि के नाम पर कमाई का बड़ा हिस्सा हड़प कर लेता था। इस प्रकार किसान की स्थिति सदैव शोचनीय बनी। सन 1820 में सर टॉमस मुंडो ने इस्तेमारी बंदोबस्त लागू करके जमीन को व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में बदल दिया। इससे क्या हुआ कि खेती का व्यावसायिक युग शुरू हुआ। खेती में व्यावसायिकता शुरू हुई। कृषि का उत्पादन यातायात की सुविधा के कारण शहरों में जाने लगा। खेती से उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन अधिक किया जाने लगा। अंग्रेज सरकार ने इस नई व्यवस्था से जनता को घोर संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि खेत अनेक टुकड़ों में बंट गए। किसान और सरकार के बीच बहुत से मध्यस्थ हो गए। वास्तविक श्रम किसान करता, लेकिन भोक्ता उसका कोई दूसरा होता। नई शिक्षा प्रणाली। भारतवर्ष का 18वीं शताब्दी के आरंभ में जिस पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली से संपर्क हुआ वो भारत के ज्ञान विज्ञान की प्रकृति से बिल्कुल भिन्न है। भारत में विद्या वर्ग विशेष अथवा जाति विशेष तक सीमित नहीं थी, किंतु पाश्चात्य विद्या सर्वसुलभ थी। मैकाले ने भारत की शिक्षा पद्धति पर टिप्पणी किया, हिंदुओं और मुसलमानों की शिक्षा पद्धतियों में बहुत कुछ समानता है। वे उस भाषा में शिक्षा देते हैं जो जनता की भाषा नहीं थी। उनकी शिक्षा का मूल स्रोत धर्म है और यह शिक्षा पद्धति अपने धर्म के प्रति कट्टरता की भावना को दृढ़ करती है। और ये बात मैकाले ने कहा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 में एक नया चार्टर एक्ट लागू किया, जिसके अनुसार शिक्षा तथा अन्य उपयोगी कामों के लिए अनुदान देने की व्यवस्था को उसने शुरू किया। इस संबंध में अलेक्जेंडर डफ का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि डफ का कंपनी के अधिकारियों पर विशेष प्रभाव था। वो धर्म प्रचार अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से करना चाहता था, अतः उसने अनेक अंग्रेजी स्कूल खोले। वारेन हेस्टिंग्स ने मुसलमानों को प्रसन्न करने की दृष्टि से कलकत्ता मदरसा खोला। अंग्रेजों के तुष्टीकरण के लिए बनारस रेजिडेंट में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की 1801 में उसने स्थापना की, और जिसमें इससे एक ये लाभ हुआ कि भारतीय भाषाओं में गद्य लेखन को प्रोत्साहन मिला। नवीन शिक्षा पद्धति के लेखा जोखा का अवलोकन करते हैं तो हमें अनेक अंतर्बोध भी दिखाई पड़ता है, अंतर्विरोध दिखाई देता है। ईसाई मिशनरियां शिक्षा के माध्यम से लोगों को ईसाई बनाकर पुण्य लूटने के चक्कर में थी, तो अंग्रेज सरकार को अपने दफ्तरों के लिए सस्ते देसी बाबुओं की आवश्यकता थी, जिससे उनका प्रशासन और व्यवसाय निर्बाध गति से चल सके एवं देश के उत्साही व्यक्तियों की दृष्टि में सामान्यतः रोजी रोटी का प्रश्न प्रमुख था। मुद्रणालयों की स्थापना हुई। मुद्रण यंत्र स्थापित करने का श्रेय पुर्तगालियों को है। उन्होंने 1674 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुंबई में मुद्रालय की स्थापना की। 18वीं शताब्दी में कलकत्ता, हुगली, मद्रास आदि स्थानों पर छापेखाने खोले गए। सर्वप्रथम भारत के संदर्भ में पत्र निकालने का पहल राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया, और श्री रामपुर मिशन के तत्वाधान में 2 पत्र, समाचार दर्पण और दिग्दर्शन प्रकाशित हुए। पंडित जुगल किशोर शुक्ल का नाम अत्यंत उल्लेखनीय है। उन्होंने उदंत मार्तंड, जो हिंदी का पहला समाचार पत्र था, 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित किया। इसके अलावा उस समय प्रजामित्र, समाचार सुधावर्षण श्याम सुंदर सेन के संपादन में प्रकाशित हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक देश में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा। इससे देश में नए विचारों के आदान प्रदान की सुविधा हुई और सामाजिक रूढ़ियों के विरोध में पत्रों का प्रकाशन हुआ
विदेशी विदेशी सरकार की उन कार्यवाहियों का विरोध किया जो देश हित में नहीं थी। यातायात की स्थिति में बड़ा बदलाव आया। 19वीं शताब्दी में रेल, बस, जलयान यातायात के साधनों से समाज में एक परिवर्तन हुआ, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की आर्थिक विकास में यातायात का विशेष योगदान है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में वहाँ के उद्योगपतियों के सामने यही समस्या थी कि अपने उत्पादन की खपत कहाँ करें, तो उन्होंने कारखानों से कच्चा माल कहाँ से कैसे ले जाएं। तो इसके लिए उन्हें सबसे अच्छा स्थान भारत मिला, भारत का बाजार। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से भारत में रेलवे की स्थापना और सड़क निर्माण के लिए अनुरोध किया। अब हम बात करें पाश्चात्य जीवन दृष्टियाँ। आधुनिक युग में भारत में ही नहीं, विदेशों में भी अनेक आंदोलन और परिवर्तनों और विविध विचारधाराओं का युग माना जाता है। इस युग में एक ओर यहाँ सामाजिक, आर्थिक, सांप्रदायिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अनेक आंदोलन हुए, वहीं दूसरी ओर तरफ रचनात्मकता और आलोचनात्मक साहित्य के क्षेत्र में भी विविध विचारधाराओं का आविर्भाव और विकास हुआ। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, उस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के विविध रंग, युद्ध शांति के लिए किए गए प्रयास, सभी को साहित्य, गद्य एवं पद्य विधाओं में सहज ही अभिव्यक्ति पाते देखा जा सकता है। गद्य की अनेक विधाएं, चाहे उपन्यास, कहानी, आलोचना, इन सब विधाओं के माध्यम से साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ और लोक जीवन और आम जन मानस की समस्याओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता इस युग में उभर कर सामने आई। कुल मिलाकर के राष्ट्र की जब चेतना की हम बात करते हैं, तो आधुनिक युग में भारत ही नहीं, विदेशों में भी अनेक आंदोलनों, परिवर्तनों एवं विविध विचारधाराओं का युग माना जाता है। इस अवधि में एक ओर तो सामाजिक, सांस्कृतिक, सांप्रदायिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अनेक आंदोलन हुए, वहीं दूसरी तरफ साहित्य के क्षेत्र में अनेक चिंतन हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि एक नई विचारधारा समाज में उभर कर आई। इसमें पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि समाज में उन्होंने जन जागरण लाने का अभियान किया। इसमें हिंदी में, उर्दू में अनेक पत्र पत्रिकाएं निकलती थी। हम राजा राम मोहन राय, इसके अलावा द्वारिकानाथ टैगोर, प्रसन्ननाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने जो समाज को सुधारने के लिए उन्होंने आम जनमानस को जागृत किया और अपनी पत्र पत्रिकाओं की का प्रकाशन स्वयं किया। केवल इतना ही नहीं, 1830 के अंत में कलकत्ता में बंगला भाषा में दैनिक, अर्ध साप्ताहिक, साप्ताहिक, त्रिसाप्ताहिक एवं मासिक पत्र प्रकाशित होने लगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक देश में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा। इससे देश में नए विचारों के आदान प्रदान में सुविधा हुई। सामाजिक रूढ़ियों के विरोध में पत्रों का उपयोग किया गया। विदेशी सरकार की उन कार्यवाहियों का विरोध किया जो देश हित में नहीं था। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों में पैदा हुआ। लोगों में जो सुसुप्ता अवस्था में चेतना थी, वो जागृत अवस्था में आई। अपने अधिकारों के प्रति उन्हें बोध हुआ और किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए सबसे जरूरी मूलभूत चीज क्या है, उस राष्ट्र के लोग जब तक सजग नहीं होंगे, उनमें केवल अपने अधिकार की मांग ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति भी उनमें भावना विकसित हो। क्योंकि किसी भी राष्ट्र का निर्माण, किसी भी राष्ट्र का विकास
किसी राष्ट्र की नींव वहाँ के नागरिकों के श्रमेव जयते की भावना से विकसित होती है। जब तक उनमें श्रमेव जयते की भावना नहीं आएगी, परिश्रम की भावना नहीं आएगी, तब तक राष्ट्र की प्रगति संभव नहीं है। आधुनिकता के बारे में आज हम इकाई 3 में यहीं तक अध्ययन करेंगे।